तो हेलो दोस्तों, आइए हम सब इससे पहले आधुनिक भारत स्टार्ट किए थे, हिस्ट्री का पूर्वावलोकन। ये बुक देख सकते हैं, कौन सा बुक है हम सबका, कौन-कौन चैप्टर पढ़ चुके हैं, आइए देखते हैं। इसमें हम सब जो है ना आधुनिक भारत में कौन-कौन सा चैप्टर देख चुके थे, इसमें हम सब चैप्टर देख चुके थे, आइए देखते हैं। इसमें हम सब पहला चैप्टर जो है यूरोपीय कंपनी का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हो चुका था। ये भी हो गया क्षेत्रीय राज्य जम्मू एवं पंजाब, ये भी हो गया था। गवर्नर जनरल और वायसराय भी हो चुका था। अब हम सब 3 टॉपिक फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जो चैनल पे वीडियो वीडियो अपलोड हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, उस वीडियो इतना 3 टॉपिक का वीडियो अपलोड हो चुका है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम उस जगह से हम सबका आज का जो टॉपिक होगा, 4 टॉपिक, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ब्रिटिश यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 1857 की क्रांति एवं अन्य जन आंदोलन, और आधुनिक भारत की शिक्षा का विकास, और आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। ये 4 टॉपिक आज क्लियर करते हैं, उसके बाद ये बाकी के नेक्स्ट टॉपिक जो है हम सब अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम सब स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम सब अपने चैप्टर पे आ चुके हैं, और हम सबका चैप्टर है कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यानी ब्रिटिश शासन का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उससे रिलेटेड हम सब जितने भी क्वेश्चन होंगे करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका आंसर हो जाएगा, आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली, यानी आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली गई। ठीक है, आइए डिटेल देखते हैं। भारत में जो है पहली रेल जो 1853 ईस्वी में बम्बई और थाने के बीच चली। ठीक है, अपनी बेसिक काल के दौरान रेलवे के विकास से आयात को बढ़ावा मिला तथा औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई। फलस्वरूप भारतीय उद्योगों पर जो है ना नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से दिखाई दे आप सबको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्ती किसके साथ किया गया। ये अस्थाई बंदोबस्ती जो है किसके साथ किया गया, अस्थाई बंदोबस्ती जमींदारों के साथ किया गया। ठीक है, आइए इसके डिटेल देखते हैं। 1793 ईस्वी में जो है ना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व के अस्थाई बंदोबस्त, यानी चिर अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। यानी कि अस्थाई बंदोबस्ती को जो है ना चिर अस्थाई बंदोबस्ती के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिए। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, माल गुजारी एवं बिशप देरी आदि भिन्न नामों से जाना जाता है। यानी इसके अनेक नाम है। इस्तमरारी भी इसी का नाम है, जागीरदारी भी अगर क्वेश्चन में आ जाए। इस्तमरारी किसने किसके किसके किस वायसराय के काल में आया, या लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आया था। और आ जाएगा हम सबका जागीरदारी। जागीरदारी उसी तरह माल गुजारी, उसी तरह विश्वेदारी, यानी भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। इस नाम को थोड़ा ध्यान में रखना ताकि ऑप्शन में डायरेक्ट अस्थाई बंदोबस्ती ना दे के जागीरदारी दे दे, माल गुजारी दे दे, विश्वेदारी दे दे, इसीलिए नाम रखने से कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लागू थी। इसके अंतर्गत जो है समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल पर लगभग 19% हिस्सा शामिल था। यानी अस्थाई बंदोबस्ती कितना प्रतिशत पर लागू था, अस्थाई बंदोबस्ती जो है ना 19% भाग पर लागू था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो जमींदारों के नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि का लगान यानी 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग इसके अपनी सेनाओं के लिए अपने पास रखना था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने जो ना बंगाल में चिर अस्थाई बंदोबस्ती प्रणाली की शुरुआत की, किसने बंगाल में चिर अस्थाई बंदोबस्ती प्रणाली की शुरुआत की। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है ना चिर अस्थाई बंदोबस्ती की प्रणाली को लागू किया। देखिए चिर अस्थाई ऊपर में हम सब पढ़े थे, जब अस्थाई का ही नाम है चिर अस्थाई, इसीलिए बोले थे। सब नाम याद रखना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई थी। रैयतबाड़ी में ना, रैयत में किसान, ठीक है, किसान जो है ना सर्वप्रथम कहाँ पे, रैयत यानी रैयत किसान बोलता है, इसीलिए रैयतबाड़ी को किसान, किसान को खुद से वहाँ टैक्स देना पड़ता था। इसका सर्वप्रथम आइए देखते हैं, बी ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर भी है। रैयतबाड़ी व्यवस्था को प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतबाड़ी को लागू किया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में। पूछा जाएगा कौन लागू किया था, अलेक्जेंडर रीड। कब किया था, 1792 में। और कहाँ पे किया था,
रैयत बारी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था पहली बार? मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है। तमिलनाडु के तमिलनाडु के बरामहल क्षेत्र में लागू की गई थी, ठीक है। थॉमस मुनरो के संबंध में रैयत बारी व्यवस्था से 1820 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर जनरल पर इसे पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। मुनरो का शिष्य एल फिस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लगभग 51% क्षेत्र यानी मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम, कुर्ग यानी आधुनिक कर्नाटक का एक भाग आदि यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है रैयतों की भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से, सीधे एवं व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी था। 1835 ईस्वी के बाद जी बेंगेट और एच ई गोल्ड 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 स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था को सुधार किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सर। मद्रास में जो रैयत बारी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? ऊपर हम सब देख चुके हैं, रैयत बारी व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था मद्रास में, और कब किया था? 1792 था, याद है ना, थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथा जिसके तहत किसान एवं भूमि के मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा रैयत बारी प्रथा। उसका राइट आंसर हो जाएगा रैयत बारी प्रथा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयत बारी प्रथा के अंतर्गत जन किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं, किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? यानी महालवारी, ठीक है। महालवारी का जो है ना हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था बंगाल में बंदोबस्ती प्रणाली, यानी बंगाल में महलवारी बंदोबस्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। आइए देखते हैं, 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी इस क्षेत्र के अधिकांश भाग यानी वर्तमान के उत्तर प्रदेश में है भू राजस्व व्यवस्था की नई पद्धति महलवारी तैयार की। इस प्रणाली के मध्य प्रांत यानी पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग लगभग जो है ना लगभग 30% भूभाग शामिल था। महलवारी पद्धति में जो ना जमींदारी जमींदारी और रैयतबारी दोनों के तत्व शामिल है। पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया जो त्रुटिपूर्ण है। यहाँ उसकी जगह जो ना बंगाल प्रेसिडेंसी शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। अतः विकल्प सी सही है। बिहार लोकसभा आयोग ने इसके प्रारंभिक संशोधन में सी माना, सी माना हॉल्ट मैकेंजी ना, सिर्फ बंगाल है ना, इसीलिए बंगाल प्रेसिडेंसी देना चाहिए। चलिए ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, जमींदारों द्वारा जो कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? यानी जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? इसका नाम है बेथी। उस बेथी के नाम से जाना जाता है। जमींदारों द्वारा जो कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को बेथी कहा जाता था। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती है। अर्थात इस प्रकार अवैतनिक जबरन श्रम होता है, ठीक है, अवैतनिक जबरन श्रम होता है। आइए, होम चार्जेज या वेतन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे क्या? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका। ब्रिटिश भारतीय अधिकारों का पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे और गारंटेड ब्याज, ये सभी हो जाएगा। होम चार्जेज या ब्रिटेन में जो ना भारतीय सरकार के खर्चे में ब्रिटिश भारतीय अधिकारी की पेंशन, भारत की आपूर्ति की गई सैन्य और अन्य सामग्रियों तथा रेलवे के निवेशकों को गारंटेड ब्याज, ये सभी समाहित थे। यह विकल्प त्रुटि बस भारत में खरीदे गए सैन्य और अन्य भंडार लिखा गया है, जिसके स्थान पर इंग्लैंड में खरीदे गए तथा भारत को आपूर्ति की गई सैन्य और अन्य सामग्रियां ज़्यादा सही है। यही राइट आंसर है, इसको याद रखना। इंग्लैंड में खरीदे गए तथा भारत को आपूर्ति की गई सैन्य और अन्य सामग्रियां। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900 में पारित किया गया था, ठीक है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि पर गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना काफी हद तक नियंत्रित हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में जो ना पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? वो हो जाएगा 1818 में। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1818 में। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1818, ये टीआरई का क्वेश्चन है दोस्तों। 1818 में जन कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, ठीक है। हालांकि इस बिल को व्यावसायिक विफलता का सामना करना पड़ा और इसे बंद कर दिया गया। 1857 का क्रांति। अब हम सब नेक्स्ट टॉपिक में आ गए 1857 के क्रांति से संबंधित, ठीक है दोस्तों। एक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जैसे जो हम सब पढ़ रहे हैं ना घटना चक्र का बुक दोस्तों, उसका अगर आप सबको पीडीएफ चाहिए तो इस बीपीएससी नीति करके टेलीग्राम चैनल भी है, जैसे यूट्यूब का जो चैनल है बीपीएससी नीति है ना, सेम आप सब जो है ना टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा तो आपको आ जाएगा सेम लोगों के साथ, यानी जो लोगो यूट्यूब पे है वही लोगो टेलीग्राम पे भी है। उस पर आप सबको बुक का पीडीएफ, पूरा बुक का पीडीएफ, ऐसा नहीं कि जो पढ़ा रहे हैं इसका, जैसे घटना चक्र का पूरा बुक ऑल बुक है, इसमें सब सब्जेक्ट दिया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिहार स्पेशल, ए टू जेड आपको मिल जाएगा, उसका पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। साथ ही साथ अन्य पब्लिकेशन का भी बुक उस पर उपलब्ध कराते रहते हैं, और जो जो ज़रूरी नोट्स सब होता है उस पर अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। आइए उस टेलीग्राम पे चल जाइएगा और नोट्स सब रिवीजन कीजिएगा, उससे बहुत फ़ायदा होगा। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की क्रांति जो ना अंग्रेजी भारतीय सेना में चढ़वी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ये शामिल किया गया दिसंबर 1856 में, ठीक है। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक यानी ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इस राइफलों का प्रशिक्षण दमदम, अम्बाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस राइफलों में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में जन कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में जो बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर चर्बी है, यानी सैनिक अधिकारियों ने इस पर अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म नष्ट भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है, और यही कारतूस 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण बना, यानी कि यह कारतूस है ना तत्कालिक कारण यही बना था, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई, हम सब जानते हैं। आइए मेरठ में जो ना 24 अप्रैल 1857 की घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कर्नल करमाइकल कर्नल करमाइकल स्मिथ ने चर्बी लगे कारतूस भारतीय सैनिक को देने का आदेश दिया, जिसे मुंह से खोलना पड़ता था। अतः इससे नाराज तीसरी बंगाल नेटिव कैवेलरी यानी तीसरी रेजिमेंट लाइट कैवेलरी के 90 में से 85 सैनिक ने इस कारतूसों के खिलाफ बगावत कर दी। 9 मई 1857 को मेरठ के परेड ग्राउंड में इस बगावती सैनिक का कोर्ट मार्शल किया गया। इस कृत्य से क्रुद्ध इस सैनिक ने 10 मई 1857 को मेरठ में जन विद्रोह कर दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले स्वतंत्रता संग्राम अर्थात 1857 की क्रांति का बिगुल फूक गया, ठीक है। यही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? ऊपर हम सब देख चुके, मेरठ से प्रारंभ हुआ, ठीक है, 10 मई को। याद रखना, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी जो ना सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? आइए सब ऑप्शन देखते हैं। कारण नहीं था, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास। कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, ये तो कारण था, इसलिए सही है। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाही को आदेश, ये था, यानी ये कारण था। भत्ते का रोकथाम, ये भी कारण था। अधिकारियों की अक्षमता नहीं होगा दोस्तों, ये गलत है। यानी ब्रिटिश के अधिकारी सक्षम थे और सक्षम नहीं थे, सक्षम थे, तभी तो वो सब पूरा लेटेस्ट आधुनिक टेक्नोलॉजी के तहत युद्ध कर रहा था, और इंडिया के सैनिक वो सब कुछ जानते भी नहीं थे।
वो सब लेटेस्ट हथियार सबका यूज कर रहा था, वो सक्षम, इस यही गलत हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश था, डाक आदि भत्तों को रोकथाम आदि कारक ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण बने, जिसकी परिणति ही 1857 की क्रांति के रूप में हुई। ध्यान तब है कि अधिकारियों को अक्षमता इसका कारण नहीं था, यद्यपि अधिकारियों द्वारा न किए गए दुर्व्यवहार ने इसे अवश्य भड़काया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह जो है ना लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1857 का विद्रोह जो है लखनऊ में जो है ना बेगम 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 ऑफ अवध यानी बेगम ऑफ अवध के द्वारा आगे बढ़ा। यानी 1857 के विद्रोह जो है बेगम ऑफ अवध के द्वारा आगे बढ़ा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ यानी अवध में विद्रोह का प्रारंभ जो है ना 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व जो है ना बेगम ऑफ अवध हजरत हजरत महल ने किया। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? इसमें हो जाएगा दोस्तों, 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था नाना साहब ने, जना कानपुर से लिया था, बेगम हजरत महल लखनऊ लिया था, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद लिया था, बेगम जीतल महल ये भी लिया था। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, सक्रिय भाग सभी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जो है ना मई 1857 हुआ। लखनऊ में मई 1857 में विद्रोह का प्रारंभ हुआ। और इसका डिटेल देखते हैं। यहाँ यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व जो है ना बेगम हजरत महल ने यूपी में किया। ठीक है, और कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। ठीक है, तथा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया। जबकि बहादुर शाह जफर यानी अंतिम मुगल शासक की पत्नी बेगम जीतल महल की भूमिका 1857 के विद्रोह की संदेहास्पद रही थी। वही तो, दिल्ली की बेगम जीतल महल नहीं होगा। बहादुर शाह जफर को ले सकते हैं, क्योंकि जब विद्रोही सैनिक बहादुर शाह जफर के पास गए तो 1857 का नेतृत्व उन्हीं के हाथों में सौंप दिया था, इसलिए उसको ले सकते हैं। पर उसकी पत्नी को संदेह की दृष्टि से देखा जाए, इसलिए वो गलत होगा। ठीक है, ब्रिटिश स्रोतों के अनुसार वह विद्रोहियों की सहयोगी न होकर अंग्रेजों का साथ समझौता करने वाली तथा विद्रोह को कमजोर करने वाली कड़ी थी। ये बेगम जीनत महल के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, हालांकि कुछ स्रोतों में कहा गया है कि जीनत महल 1857 के विद्रोहियों के लिए दिल्ली के दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन इस कथन की पुष्टि किसी विश्वास स्रोत में नहीं होती है। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सभी विकल्प में सबसे उचित होगा ई। हाँ, एक से अधिक तो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने जो ना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, किसने नहीं की? विजयनगर के राजा ने, हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम ने जान दोस्तों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत नहीं किया, और हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों का ही साथ दिया। ठीक है, उपयुक्त विकल्प में हैदराबाद के निजाम ने कभी भी कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। विजयनगर के राजा ने 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। तमिलनाडु के पोलीगारों द्वारा कई बार विद्रोह किया गया। त्रावणकोर के दीवान यानी बेलूथम्पी द्वारा 1808 से 9 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया गया। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? निम्नलिखित में से कौन जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? यह था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह का अपना नेतृत्व प्रदान किया। यानी मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद से नेतृत्व किया था। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः मद्रास प्रेसिडेंसी के चीनापट्टन के रहने वाले थे। ठीक है, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायी का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों को सर्वोत्तम सैनिक हैं। विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये तक का इनाम रखा था। मौलवी अहमदुल्ला शाह के लिए जो ना अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा हुआ था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को जो ना मिर्जा गालिब, यानी इसका पूरा नाम है मिर्जा गालिब। ठीक है, 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? यह हो जाएगा भगत सिंह, तो 1857 में थे भी नहीं।
तात्या टोपे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तात्या टोपे जो 1814 से 1859 ईस्वी, तात्या टोपे 1814 से 1859 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वह 1857 के भारतीय विद्रोह में प्रमुख नेता थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के येवला यानी येवला गांव में हुआ। वहां वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना धोतु पंत, उन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, बाजीराव द्वितीय के मित्र बन गए, बाजीराव द्वितीय के मित्र बन गए और 1851 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के उपरांत डलहौजी ने नाना नाना को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। नाना को उसके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय टुकड़ों को जीतकर नाना साहब को आधिपत्य को स्थापित किया। नाना साहब को आधिपत्य स्थापित किया और तात्या तात्या स्वयं सेना का कमांडर इन चीफ बन गया। तात्या टोपे कमांडर इन चीफ बन गया और नाना साहब को उसका अधिकार सौंप दिया। इन्हें सैनिक अदालत में अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई। यानी तात्या टोपे को सैनिक अदालत में 1859 में यानी 1857 का विद्रोह जब समाप्त हो गया, तात्या टोपे को फांसी दे दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो ग्वालियर में हुआ। ठीक है, आइए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई और ग्वालियर में जन्म वही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म जन वाराणसी में हुआ। इनके बचपन का नाम जन मनु था। इनके बचपन का नाम मनु था। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्गों में से किसने जन 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया किसने? निम्नलिखित वर्गों में से किसने जन 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? इसका राइट आंसर है 2 और 4। साहूकारों ने भाग नहीं लिया और जमींदारों ने भाग नहीं लिया, क्योंकि वो भाग लेता जमींदारी चली जाती। साहूकार को अपने अंग्रेजों के वफादार थे। खेतिहर मजदूर ने भाग लिया था, कृषकों ने भाग लिया था, ये दोनों ने भाग नहीं लिया था। ठीक, आइए 1857 के विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपने लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत और पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी और अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के महाराजा और पटियाला नवाब और जिंद के सिख शासक और पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदार और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल केनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इस शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बम्बई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। देख रहे हैं दोस्तों, उस समय का इंडियन कैसा होता था। व्यापारी और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बम्बई में सभाएं करके अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना करती थी। उच्च तथा मध्य वर्ग के अधिकांश लोग जन विद्रोहियों के आलोचक थे। यानी उच्च वर्ग यानी जो समृद्ध लोग थे वो और मध्य वर्ग विद्रोहियों के आलोचक थे, यानी सपोर्ट नहीं करता था और उसका आलोचना ही करता था। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों यानी बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह में से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना यानी ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे। यानी सूदखोर जो होता था ना अंग्रेजों के ज़माने में, वो ग्रामीण जनता के हमलों के निशाने पर आ गए थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए। ठीक, आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। नहीं, जो पढ़े लिखे थे उसने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेजों आधुनिकीकरण करके ये काम पूरा करने में उसकी सहायता करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह जो है लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1857 का विद्रोह
लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1857 का विद्रोह जो है ना किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? वो हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। लखनऊ यानी अवध का विद्रोह जो है ना प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व जो है ना बेगम हजरत महल यानी बेगम ऑफ अवध जिसे कहते हैं ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र यानी ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित किया। बेगम हजरत महल ने बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित किया और मार्च 1858 को कैंपबेल ने यहाँ पर विद्रोह समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। ठीक है। 1800 आइए नेक्स्ट। 1857 का विद्रोह जन मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह जन किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता में कमी, हिंदू मुस्लिम एकता में तो कमी ऐसा नहीं दे, किसी भी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ये ठोस कारण था, ये ठोस कारण था दोस्तों। ठीक है। ऐसे इसके प्रभाव सीमित क्षेत्र में था, जमींदारों को सहभागिता, ये तो गलत है। मेन कारण यह था किसी भी समान योजना नहीं था और केंद्रीय संगठन की कमी था, सबसे बड़ा कारण यही था। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण जो है किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन के भावना में नहीं आई, संगठन की भावना देखने में नहीं आया। और 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर को जो ना उसका विद्रोह 1857 की क्रांति का भार सौंप दिया था। उनके द्वारा विभिन्न सरदारों को आह्वान करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर तुले हुए प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उसके पास किसी सुनियोजित और एकीकृत कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। सुसंगठित ढंग से कैसे काम करना है, कल आगे नेक्स्ट ब्लू प्रिंट नहीं था उसके पास। कल क्या करना, आज के जो मन में आया कर दिया, कल के बारे में कुछ पता नहीं है किसी को, कल कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे लड़ना है, इसके बारे में कुछ अध्ययन ही नहीं करना था, बस आगे बढ़ते जाना था भीड़ की तरह। कभी कभी तो अनुशासित सेनाओं के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। देखिए, विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था, बस घृणा करता था, बस लगा पड़ा था, आगे जा रहा था। किसी क्षेत्र विशेष में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम या सुसंगत विचारधारा या परि, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज या अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह की विफलता निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? 1857 के विद्रोह की विफलता का जो है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ये तो था ही, सैन्य श्रेष्ठ तो अंग्रेज का था और विद्रोही के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी, ये भी सही है। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, ये भी सही, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सही था। ठीक है। आइए देखते हैं कथन ए और कारण। कथन ए बोलता है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। सही बात है। कारण क्या है देखते हैं। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए, ये भी सही है यार, दोनों सही मान सकते हैं। ठीक है यार, दोनों सही मान सकते हैं, ये आर दोनों सत्य और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि 82 वर्ष के आदमी को हम पूरा आंदोलन का नेतृत्व दे देंगे जब जान रहे हैं कि वो खुद कमजोर है, तो आगे का कोई भी क्यों उसके साथ आएगा। 1857 के विद्रोह का स्वरूप जो मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्वान थे। अवध और रोहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने जन विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों तथा पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। संकट के समय किनिंग ने कहा, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ता। सिंधिया का बहुत बड़ा रोल था दोस्तों। सिंधिया उस समय 1857 क्रांति में अगर साथ दे देता तो रोल कुछ और होता, पर साथ नहीं दिया, क्या कीजिएगा। महारानी विक्टोरिया ने जो ना भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा जो ना
1 नवंबर 1858 को की थी, 1 नवंबर 1858 को की थी। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को जो है ना महारानी 1 नवंबर 1858 याद रखना, महारानी विक्टोरिया ने जो है ना भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव यानी अन्य नाम जो है ना भारत सचिव, भारत मंत्री का पद तथा उनकी सहायता के लिए 15 सदस्य वाली काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय परिषद की स्थापना की गई, भारतीय परिषद की स्थापना की गई। और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। ये क्वेश्चन भी पूछता है दोस्तों कि अंतिम गवर्नर जनरल, डायरेक्ट बोलेगा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय कौन था, प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग। आइए, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई, किस तिथि की, 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। मैंने 1857 का विद्रोह जो समाप्त हुआ ना, तो किस प्रांतों से चयन किया, आइए देखते हैं। गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। उन्होंने यूपी से नहीं किया, बिहार से नहीं किया, और मध्य प्रांत से भी नहीं किया। ठीक है, क्योंकि इस समय ये सब यूपी, बिहार, मध्य प्रांत सब के जितने भी सैनिक थे यही सब विद्रोही थे 1857 के समय में, इसीलिए उस सबसे डर लग रहा था। आइए, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो है बंगाल, बिहार, अवध के उच्च जातियों के हिंदुओं से हटकर अंग्रेजों द्वारा जो लड़ाकू नस्ल कहे जाने वाले लोग, विशेष रूप से डोगरा, जाट, राजपूत, बलूचियों, गरवाली, गोरखा, सिख, पंजाब के उत्तर प्रांत से किया गया। उत्तर प्रांत से इन सब का चयन किया गया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार उन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक जन अवध, विद्रोह के समय जो है बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिम प्रांत यूपी। इसी कारण जो है 1 नवंबर 1857 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित थी। निम्नलिखित में से किसने जो है ना 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, निम्नलिखित में से किसने जो है ना 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, वह है सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई अस्थायी नेतृत्व ही था और न ही सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक स्थापित सरकार का विद्रोह, यानी यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। ठीक है, आइए हम सब देखते हैं नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा जो ना प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। ये बी डी सावरकर के द्वारा जो ना 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में संग्रहित किया गया। बीपीएससी 9-10 में पूछा गया है हिस्ट्री। बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। ठीक है, आइए 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया, यह है बी डी सावरकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया, यह है बी डी सावरकर।
निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ये हो जाएगा पील आयोग। पील आयोग, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव संगठन के लिए गठित पील आयोग ने कहा कि रेजिमेंटों में भिन्न भिन्न जातीय समुदाय मिश्रित रखने के सिद्धांत अपनाने की सिफारिश की गई और यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पूर्व 45,000 थी, ठीक है। 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या जो है ना 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में जो है यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों का बंगाल में यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिक का 1:2 रखा गया, यानी कि एक अगर यूरोपीय सैनिक है तो 2 इंडियन सैनिक, 1:2। एक अंग्रेज है तो 2 भारतीय है, जबकि मद्रास और बम्बई में यह अनुपात जो है एक अंग्रेज है तो मद्रास और बम्बई में यह अनुपात जो है ना एक अंग्रेज है तो 3 भारतीय है। इस तरह से बंगाल से विद्रोह प्रारंभ हुआ था, इसीलिए वहाँ एक रेशियो 2 का रखा गया, इसमें 1:3 रखा गया, 1/2, और बंगाल और मद्रास में 1/3। किसने कहा था कि 1857 के विद्रोह का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और इस उस घटना का अंत जो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? ये कहा था डॉक्टर एस एन सेन के द्वारा। डॉक्टर एस एन सेन के अनुसार जो 1857 का घटना का प्रारंभ जो है धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, उस घटना का अंत जो है ना स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। निम्नलिखित नेताओं नेताओं की सूची फर्स्ट और सेकंड में आइए मिलाते हैं। कौन कहाँ से था इसको? कुंवर सिंह जगदीशपुर से। आइए देखते हैं, ठीक है। इसमें तो और होना चाहिए, नीचे है और कुछ कुछ। मौलवी अहमदुल्लाह है, ठीक है। आइए आइए, एक जगह रहता है तो मिलाने में सही रहता है, ये अच्छे तरीके से नीचे ही देख लेते हैं, ठीक है। कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित है। हजरत महल यानी हजरत महल बेगम बाबा अवध इसी को बोलता है, ठीक है। बेगम अवध के नाम से हजरत महल को लखनऊ। खान बहादुर बरेली। मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से। मौलवी अहमदुल्लाह ऊपर भी हम सब पढ़ चुके थे। मौलवी अहमदुल्लाह जो है फैजाबाद से संबंधित थे। इसी मौलवी अहमदुल्लाह पे जो है अंग्रेज जो है 50,000 का इनाम राशि घोषित कर दिया था कि जो इसका पता बताएगा उसको 50,000 का इनामी राशि दिया जाएगा। ये मौलवी अहमदुल्लाह अंग्रेज को नाक में दम करके रखा हुआ था। आइए, जन अन्य जन आंदोलन। नील विद्रोह किसके बारे में था? अन्य जन आंदोलन से पहले दोस्तों, अगर वीडियो सही लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। उसे लाइक करने से आपका दोस्तों होता क्या है ना, लाइक करने से और आदमी तक वीडियो पहुंचता है। ऑटोमेटिक अपने यूट्यूब अब ऑटोमेटिक सब जगह फैलाता है वीडियो। आपको बस लाइक करना, अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और कुछ नहीं बोलिए। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथ ही साथ, ताकि इसी प्रकार के कंटेंट हमेशा अपलोड होते रहेंगे। घटना चक्र हुआ और यूथ पब्लिकेशन का भी बोलिएगा, अभी इसको कंप्लीट करते हैं, इसके बाद यूथ पब्लिकेशन स्टार्ट करेंगे हम सब। यानी कि जीएस को इतना मजबूत कर लेना है रिवीजन करके, और सारी चीज़ें क्रमवार तरीके से आती रहेंगी, ठीक है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन। नील विद्रोह जो है किसके बारे में था? नील विद्रोह जो है किसके बारे में था? नील विद्रोह, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनके उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। इस नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास और विष्णु चरण विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्हें नील की खेती बंद कर दी गई। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांग को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह जो है शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के काश्तकार जो अपनी खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बगान मालिक नील की खेती कराने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बगान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था, ठीक है। आइए, 18 मार्च 1859 में बंगाल के
हजारों रैयतों ने जो नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयत ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया और 1860 ईस्वी नील आंदोलन नदियां पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, जीनातपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में जन 1860 ईस्वी तक लगभग सभी नील कारखाने बंद हो गई। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने जन अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जन सभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें जन हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बगान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है ना नील विद्रोह का नेता थे? निम्नलिखित में से कौन जो है नील विद्रोह का नेता थे? नील विद्रोह का नेता जो है ना, आइए, दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। नील विद्रोह का नेता जो है दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जो है ना, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसान के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने की? इसकी रचना जो है ना दीनबंधु मित्र ने किया। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। बंगाल बिहार के नील कृषकों की दशा। बंगाल बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। 4-5 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में जन किस विद्रोह का उल्लेख है? इसका सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत गीत वंदे मातरम गीत सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर रचित आनंद मठ नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ का प्रकाशन सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर रचित आनंद मठ का नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? इसका उल्लेख है सन्यासी। ठीक है, आइए, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? इसका हो जाएगा सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में जो ना रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ये जो ना रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फरके ने, वासुदेव बलवंत फरके के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रारंभिक क्रांतिकारी में अग्र अग्रनक यानी अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फरके 1845 से 83 ईस्वी ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें आजीवन निर्वासन की सजा दी गई तथा 1883 ईस्वी में आमरण अनशन, कुछ सूरतों में इनकी मृत्यु का कारण तपेदिक यानी टीबी बताया गया तथा इसकी मृत्यु हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, रामोसी विद्रोह इसी रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह जो है इसी रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? यह हुआ था किस इलाके में? आइए देखते हैं। ये जो है ना दोस्तों पश्चिमी घाट में हुआ था। पश्चिमी घाट में जन रहने वाले रामोसी जनजाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसी ने जन सतारा के आसपास के क्षेत्र को लूटा और किले पर भी आक्रमण किया। 1825-26 में भयंकर अकाल और अन्ना भाव के कारण इन्होंने ओमाजी नाइक के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। ठीक है, आइए 11 नंबर देखते हैं। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बघेरा विद्रोह जो है ना कहाँ हुआ? बड़ौदा में हुआ। बघेरा विद्रोह जो है कहाँ हुआ? बड़ौदा में हुआ। बघेरा विद्रोह 1818 में जन अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह विद्रोह जो है ना बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवारों ने जो ना अंग्रेजी सेना के सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने की प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह
कर दिया। उन्होंने 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथ की स्थापना किसने की? पागलपंथ की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है करम शाह। पागलपंथ की स्थापना किसने की? करम शाह। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसकी शुरुआत जो ना करम करीम शाह द्वारा की गई थी। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह जो है ना बंगाल के शेरपुर और मयमन सिंह के क्षेत्रों यानी वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है में मुख्य रूप से विस्तृत था। शाह के पुत्र शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा जो ना मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने सिरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। बस इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता के प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश यानी एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध ना विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? मानव बलि प्रथा निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है खोंड। इसके जनजाति का नाम है खोंड। ये खोंड जनजाति खोंड जनजाति के लोग जन तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले हुए विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। ठीक, और पहाड़ी क्षेत्र के होने के कारण वह वस्तुतः स्वतंत्र थे। उन्होंने 1848 से 1855 ईस्वी यानी इस अवधि के पूर्व और उपरांत भी यह आंदोलन चलता रहा। यह काल जो है ना मुख्य रूप से चक्र बिश्नोई के नेतृत्व वाला है। चक्र बिश्नोई के नेतृत्व वाला है। ठीक है, 1846 से 55 तक जो है ना अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ना विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है ना युवा राजा के नाम से चक्र बिश्नोई ने किया। खोंड जनजाति के विद्रोह में कौन नेतृत्व कर रहा था? युवा राजा के नाम पर चक्र बिश्नोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण जो है ना ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है ना मानव बलि यानी मरीहा पर प्रतिबंधित करने का प्रयास, अंग्रेजों द्वारा जो है ना नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिसके कारण आदिवासी को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ जो है ना आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? वो शामिल था, कौन शामिल था? ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं। इसका तो ऑप्शन ई दिया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं है। आइए देखते हैं, पाप तोगन संगमा या पा तोंगन नेंग मिनाज संगमा एक गारो आदिवासी नेता थे। उन्होंने 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, वह दिसंबर वह दिसंबर 1872 में बेजोर वीरता और साहस के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। किस आयु किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्ति का विरोध किया था? वो हो जाएगा 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। 1855-56 में बिहार के संथालियों ने बिहार के संथालियों ने 1855-56 में ब्रिटिशों द्वारा लगाए गए कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण मुख्यतः जन भारी कर, महाजनी शोषण, जमींदारी दखल और औपनिवेशिक प्रशासन और राजस्व तंत्र था। यह विद्रोह जन औपनिवेशिक शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ हाशिए पर रहने वाले समुदायों के संघर्ष प्रतिनिधित्व करता है। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कोल विद्रोह जो ना आइए कोल विद्रोह है तो सिंहभूम से होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1831 हाँ
1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटानागपुर क्षेत्र के सिंहभूम यानी पलामू, हजारीबाग और मानभूम क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप जन आर्थिक और राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्व प्रमुख कारण इस क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा जन भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना। 1832 ईस्वी में बुद्धो भगत के की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा 1832 से 1833 तक किया गया। ठीक है, आइए, हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। हौज विद्रोह जो है 1820 से 21 में हुआ था, जिसका केंद्र जो है वर्तमान झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिला था। आइए, तना भगत आंदोलन संबंधित है। तना भगत आंदोलन संबंधित है किससे? ये जो ना आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। तना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? तना भगत आंदोलन जो आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। ये 9-10 में पूछा गया क्वेश्चन है। तना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था। यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र यानी वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित 1914 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत और तुरिया भगत ने किया। इस आंदोलन के उरांव तना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किन भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? ये हुआ था झारखंड के बीच। आइए, तना भगत आंदोलन जो ना ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था, जो भारत के झारखंड राज्य के ओरांव समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ था। यह आंदोलन प्रारंभ में धार्मिक था, किंतु धीरे धीरे इसका लक्ष्य राजनीतिक हो गया। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले कौन सी घटना हुई? सबसे पहले जो ना, आइए, संथाल विद्रोह सबसे पहले संथाल विद्रोह 1855 से 56, फिर बिरसा मुंडा 1899 से 1900, फिर तना भगत आंदोलन 1914। कुका कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? कुका आंदोलन को जो है संगठित किया था किसने? गुरु रामदास ने। कुका आंदोलन को गुरु रामदास ने संगठित किया था। ठीक है दोस्तों, कुका आंदोलन बहावी आंदोलन से कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, कुका आंदोलन जो है बहावी आंदोलन से कुछ मिलता जुलता है। कुका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता है। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ किंतु यानी धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका समान उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकलना था। पश्चिमी पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई, जिन्होंने मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। उनका उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 ईस्वी में आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून यानी म्यांमार निर्वासित कर दिया गया और मुगई यानी म्यांमार में इसकी मौत 1885 ईस्वी में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे, पंजाब में जन कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? पंजाब में कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? इसका प्रारंभिक उद्देश्य जो है सिख धर्म को परिष्कृत करना। इसका प्रारंभिक उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 में मपला आंदोलन की जो शाखा थी वह खिलाफत आंदोलन की थी। 1921 में मपला आंदोलन की जो शाखा थी वह खिलाफत आंदोलन की थी। केरल प्रांत के मलाबार के मपरा काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान और बेदखली को लेकर था। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया।
इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। 1921 1921 का मपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का मपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था। 1921 का मपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का मपला विद्रोह जो है ना केरल में हुआ था। तेभागा आंदोलन जो है 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ। ठीक है, किसान सभा के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन जो है 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ, किसान सभा के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन जो है 1946-47 में बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्ला फ्लाउड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था और बंगिया प्रादेशिक किसान सभा यानी BPKS के नेतृत्व में लड़ा गया। यह आंदोलन जो है ना जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। यह आंदोलन जो है जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में जन तेभागा आंदोलन ने मांग की। 1940 के दशक के दौरान जो बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की, क्या मांग की? इसने मांग की फसल का 1/3 हिस्सा कटाईदारों को दिया जाए, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की कि फसल का जो है ना 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए। 1940 के दशक में तेभागा आंदोलन बंगाल में प्रारंभ हुआ। उस समय किसानों का आधा हिस्सा बटाईदारों को देना पड़ता था, जबकि किसानों ने फसल का केवल 1/3 हिस्सा देने के लिए तेभागा आंदोलन चलाया। आधा की जगह 1/3। अब हम सब एक टॉपिक और साथ ही एक चैप्टर और साथ में खींच लेते हैं, वो है आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास। आधुनिक भारत में जो ना शिक्षा के विकास कैसे हुआ? आइए, पहला क्वेश्चन है, बुध के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। इसने जो उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, ये सही है, इसने ऐसा किया था, बुड डिस्पेट इसी को बोलता है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, ये भी सही है, दोनों सही है। 1854 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन लंदन स्थित स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। अतः इसके प्रत्युत्तर में कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा जुलाई 1854 में एक नीति पत्र जारी किया गया, जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। वुड डिस्पैच या वुड का नीति पत्र या घोषणा पत्र कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में भारत में जन भावी शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, वुड घोषणा पत्र ने निम्नलिखित सिफारिश की, कौन कौन सिफारिश किया ये देखते हैं। पहला सिफारिश की, उच्च शिक्षा का अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया जाए, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। ठीक है, अच्छा बात है। दूसरा, महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सिफारिश की। चौथा था, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसियों यानी कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना। पांचवा था, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए। ये शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिंटस मिंटस कब जारी किया? मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिंटस कब जारी किया? ये 2 फरवरी 1835 में। आइए देखते हैं डिटेल। भारत में शिक्षा के माध्यम को लेकर छिड़े 5 और पाश्चात्य विवादों को दूर करने के लिए विलियम बेंटिंग ने अपने काउंसिल में से एक विधि सदस्य यानी मैकाले को 1834 में जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन
का जो ना प्रधान नियुक्त किया, जिसका कार्य भाषा संबंधी विवादों पर अपना निर्णय प्रस्तुत करना था। मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को स्मर स्मरणार्थ या मिनट प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना की गई। मैकाले द्वारा न प्रस्तुत स्मरणार्थ की मुख्य सिफारिशों को गवर्नर जनरल बेंटिंग ने 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बना दिया। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी जो ना भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह किसने कहा था? ये टीबी मैकाले, ये मैकाले के द्वारा कहा गया था दोस्तों। ठीक है, ये जो ना मैकाले के द्वारा ही कहा गया था। भारत में जो ना आधुनिक शिक्षा प्रणाली के नियम 1835 के मैकाले के मिनट्स के द्वारा यानी ये स्क्वायर मैकाले के मिनट्स के द्वारा रखी गई थी। मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्त भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मैकाले ने भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हुए उसे अंधविश्वासों का भंडार बताया। मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग एवं रक्त से तो भारतीय हो, पर विचार और रुचि और बुद्धि अंग्रेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डाला गया। ये 1835 के मैकाले के मिनट्स के द्वारा डाला गया। खैर 1834 में आया, पर मैकाले का चार्टर एक्ट बना 1835। ठीक है, याद रखना। 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? 1854 का वुड डिस्पैच जो है ना, ये 1854 के ब्रिटिश टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षा का, ठीक है, और भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना का, सामाजिक सुधार, ये तीनों सही है। 1854 का वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें आधुनिक शिक्षा पर बल दिया गया। इसमें लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 प्रेसिडेंसी शहर यानी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान था। प्रत्येक प्रांत में जो ना लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की सिफारिश का निर्देश था। अतः विकल्प डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ना 1916 में हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसकी स्थापना संसदीय विधान BHU अधिनियम 1915 के अंतर्गत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1902 में जो ना लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्य को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? वे था सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षणिक सुधारों के तहत वर्ष 1902 में सर थॉमस रेली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने जन सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया। इस आयोग के द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। डैश के सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1904 में लॉर्ड कर्जन भी थे। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक उनका शासनकाल था। ठीक है, शासनकाल। लॉर्ड कर्जन जो है ना 1899 से 1905 तक वायसराय के तर्ज पर था। उसने अपने शासनकाल के दौरान शैक्षणिक सुधारों के लिए 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में शैक्षणिक सुधारों के लिए वर्ष 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया और आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 में पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया? यह 1904 में।
लॉर्ड कर्जन के द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया? 1904 में। आइए देखते हैं। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? वो डेविड हेयर ने किया। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना महाराजा राधाकांत देव और डेविड हेयर और राधाकांत देव और दीवान वैद्यनाथ मुखर्जी आदि ने की थी। राजा राम मोहन राय भी इसी कॉलेज की स्थापना से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है ना 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण करने हेतु किया गया था। कलकत्ता में जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल बेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज के गठन संबंधी कानून प्रशासनिक विनिमय 10 जुलाई 1800 ईस्वी स्वीकृति हुई, जबकि कॉलेज की औपचारिक स्थापना 4 मई 1800 को की गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषाओं को शिक्षा देना। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है 15 अगस्त 1906 को हुआ। 15 अगस्त 1906 को हुआ। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुआ। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई और 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करने का फैसला हुआ। आधिकारिक अभिलेखों एवं प्रमाणिक ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की सही तिथि जो है 11 मार्च 1906 है, न कि 15 अगस्त 1906। 11 मार्च 1906 को कोलकाता में सार्वजनिक सम्मेलन के दौरान पारित प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। इससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के स्वदेशी शिक्षा अभियान का पहला ठोस कदम माना गया। विकल्प में दिया गया 15 अगस्त 1906 वह दिन राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के तत्वावधान में पहला राष्ट्रीय कॉलेज बंगाल नेशनल स्कूल का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? ठीक है, आइए देखते हैं। यानी देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये भी हो सकता सही है। ऑप्शन ए, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना और शिक्षित वर्ग के पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्ष में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा के और किस आधार पर कार्य करें। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। एक से अधिक होना चाहिए। 1885 में उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। ये उद्देश्य है इस प्रकार, देश के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये यथा सही है। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें जो राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, ये भी था ऑप्शन में, ये भी सही है। शिक्षित वर्ग को पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में किस आधार पर कार्य कराएं, ये सब सही है। ये नेक्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? ये 1917 में सेडलर विश्वविद्यालय नियुक्त किया। सेडलर आयोग जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को सेटलर आयोग के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1917 में भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सेटलर और जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलापति थे। ठीक है। और इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की
यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठीक समन्वय नहीं हो सकता। आइए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। कलकत्ता में जो है ना एशियाटिक कहाँ किया गया था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किया गया था। कब किया गया था? 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। इस संस्था के तहत जो है ना अनेक महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद हुआ था। अब टॉपिक हो गया हम सबका खत्म दोस्तों। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम सब आएंगे उसमें आधुनिक भारत में प्रेस के विकास, यानी आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से संबंधित, जहाँ प्रेस से हम सब नेक्स्ट वीडियो में प्रेस से स्टार्ट करेंगे। ये दूसरा वीडियो है। नेक्स्ट तीसरा वीडियो जो आएगा दोस्तों ये यहाँ से स्टार्ट हम सब करेंगे। ठीक है। बस आप सबसे इतना रिक्वेस्ट है दोस्तों, तो वीडियो अगर यहाँ तक अगर देख लिए हैं तो लाइक कर दीजिए, लाइक किए हुए नहीं जाइएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिए, जिससे और आगे इसी प्रकार वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों।